A very good morning to all of you. I am Ranjana Shukla. Today I want to share with you some basic knowledge about verb. Because without verb कोई सेंटेंस हो या टेंस हो क्लियर नहीं होता और वर्ब जो है काफी लेंदी और कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है आपका. सो प्लीज एवरीवन कंसंट्रेट एंड फोकस ऑन बोर्ड. सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन रेज होता है कि वर्ब होता है क्या. सम पीपल सेज दैट वर्ब इज क्रिया, बट इट इज ओनली ट्रांसलेशन. प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि वर्ब इज अ डूइंग वर्ड. और वर्ड इज एक्शन वर्ड. बट दैट टाइम हमारा जो माइंड होता है ना वो काफी इतना विकसित नहीं होता है. तो टीचर्स हमें इस तरीके से समझा देते हैं कि कार्य का करना या होना जो है क्रिया कहलाता है. अच्छा, बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि जो सेंटेंस हमारा होता है क्रिया नहीं हो रही होती है, उसमें कार्य का करना नहीं पाया जाता है, फिर भी हम उसमें क्रिया का यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं. तो इसका मतलब कि वर्ब जो है केवल एक्शन वर्ड नहीं है, वो और भी कुछ है. ठीक है, तो हम उसको देखेंगे कि वो क्या क्या बताता है. हमें सिर्फ एक्शन ही बताता है और भी कुछ बताता है. तो यहाँ हम देखेंगे कि वर्ब जो है हमें क्या क्या बताता है. पहला देखिए, ये हमें एक्शन बताता है. सेकेंड, ये स्टेट बताता है. एंड थर्ड थिंग, पोजीशन बताता है. सबसे पहले हम इसकी हिंदी जान लेते हैं. ये है क्या? एक्शन क्या है? कार्य का करना या होना, यानी कि एक्शन, कार्य हो रहा है हमारा. स्टेट क्या है? अवस्था. और पोजीशन क्या है? अधिकार. किसी भी चीज पे अपना अधिकार स्थापित करना पोजीशन कहलाता है. ठीक है, तो ये हो गया. वर्ब हमें सिर्फ एक्शन ही नहीं बताता, बल्कि वो स्टेट भी बताता है और पोजीशन भी बताता है. अब हम इसको थोड़ा सा और डीपली समझने का प्रयास करेंगे, प्रूव करेंगे कि कैसे वो हमें ये तीनों चीजें बताता है. ठीक है, तो कुछ सेंटेंस हम ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें हम एक बार कोशिश करेंगे इसको समझने का कि वर्ब हमें सिर्फ स्टेट, एक्शन और पोजीशन ये तीनों चीजें बताता है. ठीक है, तो देखिए पहला सेंटेंस हमने लिया. अभिमन्यु गोज टू मार्केट. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में देखिए अभिमन्यु आपका क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है. मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट है. अब हमें ये गोज मिला, क्रिया हो रही है, एक्शन मिल रहा है. मार्केट जाने की क्रिया का पता चल रहा है, दैट मीन्स एक्शन हो रहा है यहाँ पे. तो हमें वर्ब ने क्या बताया? एक्शन बताया. सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं इसी में. अभिमन्यु हैज ए बैग. ओके, यहां भी आप देखेंगे ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है. एंड हैज में क्या होता है कि इस बैग पर अभिमन्यु का अधिकार है. तो क्या बताया हमने? इसने हमें पोजीशन बताया. ठीक है, अब ये मार्केट गया, इसके पास थैला है. थर्ड एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि अभिमन्यु इज वेरी हैप्पी. भाई कुछ भी क्यों ना हो, मार्केट गया, अपनी मर्जी से बैग भर के ले आया है. तो यहाँ देखिए इसमें अभिमन्यु आपका सब्जेक्ट हो गया. एज यहाँ पे स्टेट बताता है.
कैसे बता रहे हैं? क्योंकि वो हैप्पी है, खुश है। अवस्था क्या है उसकी? इस टाइम पे वो खुश है, तो इसलिए हमें क्या है? स्टेट है। तो ये हमें वर्ब बता रहा है, ठीक है। ये गोज, हैज, इज, एक्शन, पोजीशन एंड स्टेट। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया कि वर्ब हमें ना केवल एक्शन बताता है बल्कि वो पोजीशन भी बताता है, स्टेट भी बताता है। अच्छा, जहां ये सारी चीजें क्लियर हो गई वर्ब के विषय में, तो सिर्फ एक्शन ही नहीं बताता, डिफाइन इसकी बढ़ गई, सीमित नहीं है। वहीं पे एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि हैप्पी क्या है? व्हाट इज हैप्पी? खुश होने की अवस्था। बट सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट और वर्ब, दैट मीन्स सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट आपको मिल रहा है, वर्ब मिल रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए जो है या तो नाउन होना पड़ता है, वो भी नहीं है, या तो प्रोनाउन होना पड़ता है, वो भी नहीं है। तो ये हैप्पी क्या है? अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप देखोगे कि हैप्पी जो है क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये सेंटेंस ना होकर के बल्कि क्लॉज हो गया आपका, ठीक है। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई वर्ब की। अब वर्ब को हमें आगे पढ़ने के लिए और भी डीपली जाना पड़ेगा कि वर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं, किस किस बेसिस पे होते हैं, है ना, किस किस बेसिस पे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पहला तो फंक्शन के आधार पे होता है, एंड सेकेंड आपका ऑब्जेक्ट के आधार पे होता है, थर्ड आपका फाइनाइट वर्ब होता है, दो वर्ब होते हैं आपके, फाइनाइट होते हैं, एंड फोर्थ आपका इनफाइनाइट होता है। ओके, फंक्शन के आधार पे आपके दो हो गए, ऑब्जेक्ट के आधार पे आपका दो हो गया फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इस तरीके से हमें वर्ब के जो है कुल मिला के 6 मिलते हैं पार्ट्स, यानी कि काफी लेंथी प्रोसेस हुआ ये। अब सबसे पहले हम फंक्शन के आधार पे इसके कितने जो 2 पार्ट्स हैं उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंक्शन के आधार पे इसके हमने 2 पार्ट्स पढ़े। फंक्शन के आधार पे हमने देखा वर्ब को 2 भागों में डिवाइड किया गया। कैसे डिवाइड किया गया ये देखिए। सबसे पहले इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब में डिवाइड करते हैं, एंड सेकेंड आपका आता है मेन वर्ब। फर्स्ट आपका आता है ऑक्सिलरी वर्ब एंड सेकेंड आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब आपका अपने आप में गुण है, यानी कि मुख्य क्रिया। एंड जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसे क्या हम कुछ और भी कह सकते हैं, इसका अदर नेम है हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हो जाता है ये हेल्पिंग वर्ब, दैट मीन्स सहायक क्रिया। ओके, अब इसको आगे पढ़ने के लिए एक बार हम देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारा है हेल्पिंग वर्ब, क्या इसको भी मतलब किसी पार्ट्स में बांटा जा सकता है या नहीं। तो इसको भी हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। एक होता है आपका मोडाल्स और दूसरा होता है आपका प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। ओके, ऑक्सिलरी का मतलब ये होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका मतलब इसको बोलते हैं अदर नेम, इसका हेल्पिंग वर्ब। तो ये 2 भागों में आपका बढ़ जाता है, मोडाल्स और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। अब मोडाल्स आपका एक अदर सब्जेक्ट, मतलब इसी में एक अदर टॉपिक हो गया, काफी ये भी लेंथी है, इसके लिए भी ये वीडियो तो लगी जाएगी। अब यहाँ पे आ जाएगी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में हम क्या क्या कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, क्या वो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब ही होता है या फिर कहीं उसको और भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी तरह से। तो एक बार देखते हैं कैसे होता है वो।
प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। इसमें देखिए आपका आता क्या है, बी, इज, आर, वाज, वर। अच्छा, सेकेंड इसमें जो है हैज, हैव, हैड, एंड थर्ड थिंग्स आप देखेंगे इसमें डू, डस, डिड। अब ये जो हमें वर्ड्स मिले, क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि क्या ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ही है, इन्हीं के रूप में इनका प्रयोग होता है, या किसी और भी रूप में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि मेन वर्ब के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये वर्ड जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज किए जाते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज किए जाते हैं। इसके लिए कुछ सेंटेंसेस मैं एग्जाम्पल के रूप में दे रही हूँ। फर्स्ट देखिए, राम इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे आप देखेंगे इज राइटिंग, ये चीजें तो आपकी सब्जेक्ट हो गई, ये लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें दो वर्ब मिल गए, है ना। फर्स्ट ये दोनों वर्ब मिल गए। अब बात ये आती है कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है या फिर मेन वर्ब है, ये कौन से हैं। तो जो राइटिंग, जब दो वर्ब पाए जाते हैं तो ये जो है आपका ये मेन वर्ब के अंतर्गत आता है, और ये आपका जो है ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, ये आपका मेन वर्ब के रूप में आता है। अच्छा, यही से सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि यहाँ पे तो आपने इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखा, दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, वहां पे आप इसको मेन वर्ब के रूप में देखेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल एक बार देखिए, राम इज अ प्रोमिनेंट बॉय। राम इज ए प्रोमिनेंट बॉय। अब यहाँ पे एक सिंगल वर्ब मिला। राम क्या है आपका सब्जेक्ट, बॉय आपका ऑब्जेक्ट। ये प्रोमिनेंट यानी कि बहुत ही होशियार है, और इज आपका मिला जो है वो वर्ब है। यहाँ पे ये मेन वर्ब का कार्य करेगा। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो इज है आपका वो मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कार्य किया और मेन वर्ब के रूप में भी कार्य किया। सेकेंड एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। इसमें पहला लेते हैं, राम हैज अ बाइक। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका जो वो वर्ब हो गया। लेकिन कौन सा वर्ब हुआ, ये मेन वर्ब हुआ। ठीक है, हैज आपका मेन वर्ब हुआ, क्योंकि एक ही वर्ब है पूरे में। लेकिन इसका दूसरा सेंटेंस हम लेंगे, वहां पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। मैं भी इसको दिखा रही हूँ। राम हैज परचेज्ड ए बैग। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपका है ये मेन वर्ब है, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ओके। थर्ड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल लीजिए, राम डिड द वर्क
फ्रॉम डिड द वर्ब। इसी में हम दूसरा ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया राम, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो डिड है और जो कम है ये दोनों वर्ब है, ठीक है। लेकिन ये जो है कम मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे जो डिड है वो मेन वर्ब है। अब आप कहेंगे कैसे? अब ये वाला जो वर्ब है ना, इसको हम वर्ब के रूप में नहीं लेंगे। क्यों? ये जो है वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पहले हमने द लगा दिया। अब ये जो द है वो आर्टिकल है, और जब भी किसी भी वर्ड के पहले आर्टिकल लगा देते हैं तो वो नाउन हो जाता है। और अगर नाउन है या प्रोनाउन है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमारा जो डिड है वो मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। ओके, ये चीजें हो गई क्लियर आपके। अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा वर्ब है वो एक्शन बताता है, स्टेट बताता है, पोजीशन बताता है। इसके बाद हमने वर्ब के फंक्शन के आधार पे 2 पार्ट्स किए। एक आपका मोडाल्स आया, एक आपका ऑक्सिलरी वर्ब आया और दूसरा मेन वर्ब आया। ऑक्सिलरी वर्ब को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक मोडाल्स था और एक आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो मेन वर्ब के रूप में भी कैसे यूज किया जाता है उसको हमने 2 एग्जाम्पल के माध्यम से अभी प्रूव किया है, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी। अब हम आ जाते हैं, क्योंकि उसका एक पार्ट तो हमने पढ़ लिया प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा पार्ट हमने लिखा था मोडाल्स। ये मोडाल्स क्या है? अब इसके बारे में देखिए मोडाल्स क्या है। क्योंकि एक वीडियो तो इसको बनाने में लग जाएगी, क्योंकि ये जो है काफी लेंथी टॉपिक है और ये इसमें अटैच नहीं होगा, इसको अलग से समझना ही सही है। बट इसको मैं शॉर्ट तरीके से थोड़ा सा समझा दे रही हूँ ताकि अगर ना वीडियो बन पाए तो भी आप इसके बारे में नॉलेज रखें और बन जाए तो और भी अच्छे तरीके से रखें। तो मोडाल्स को देखिए आप, इसके ये ऑल्सो डिवाइडेड 2 पार्ट्स। सबसे पहले इसको हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब। एंड सेकेंड लेंगे इसका मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। मार्जिनल का मतलब होता है सीमांत, सीमांत सहायक क्रिया। क्योंकि इसमें ना जो वर्ड्स होते हैं आई थिंक 3 ही होते हैं। एक तो डेयर हो गया आपका, और दूसरा सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है। तो डेयर हो गया, दूसरा आपका नीड हो गया, एंड थर्ड थिंग आती है आपकी यूज टू। ये अधिकतर एडवर्ब में एडवर्ब के रूप में इसका यूज किया जाता है, और ये जो होता है ये मोडाल्स और मेन वर्ब दोनों के लिए यूज किया जाता है। मोडाल्स एंड मेन वर्ब ये दोनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए इसको सीमांत ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, क्योंकि लिमिटेशन होती है इसकी कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसको हम देखेंगे मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब में आते कितने हैं। इसमें टोटल ये तो 3 हो गए आपके, और ये टोटल 10 होते हैं। जैसे मैंने 10 बताया था, तो इसको देखिए
अब ये जो है आपका 10 कभी भी मेन वर्ब में यूज नहीं किया जाता, मेन वर्ब के रूप में इनका प्रयोग नहीं किया जाता, ये सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसके पहले मैंने जो वो 3 बताए थे मार्जिनल के, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के बताए थे मैंने। उनका प्रयोग मोडाल्स के रूप में भी होता है और मेन वर्ब के रूप में भी होता है। मेन वर्ब और मोडाल्स दोनों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि सीमांत जो होता है, सीमांत का प्रयोग। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब जो मोडाल्स है ना, देखिए इतना लंबा 10 तो ये हो गया, 3 ये हो गया, ये काफी लेंदी प्रोसेस जाएगा, ये पूरा एक वीडियो लेगा और तब समझ में आ जाएगा जब इसको 1 by 1 हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ। तो ये पूरी एक वीडियो तो लेगा ही, ऐसे इसमें नहीं समझ में आएगा और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो मैं वर्ब की जो अदर पार्ट्स हैं एक बार उसको देख लेती हूँ। अब तक तो हमने फंक्शन के आधार पे देखा, उसमें सारी चीजें समझ में आ गई। इसको डीपली समझना है तो एक वीडियो और बनाई जाएगी। सेकंड क्या है इसका, ऑब्जेक्ट के आधार पे, ऑब्जेक्ट के आधार पे वर्ब के पार्ट्स हैं वो कौन कौन है, इसको देखिए। तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट को समझेंगे। ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट का मतलब ही होता है कर्म। ठीक, और ये होगी वर्ब आपकी क्रिया। तो कर्म होने के लिए मैंने पहले ही बोला था कि या तो नाउन होना चाहिए और या तो आपका प्रोनाउन होना चाहिए। ठीक है, या तो नाउन होना चाहिए इसको या तो प्रोनाउन होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट के आधार पे किस किस भाग में डिवाइड होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट आपका है ट्रांजिटिव वर्ब, एंड सेकंड आपका है इंट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले इसकी हिंदी जान लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव आपका हो जाएगा अकर्मक क्रिया। हम यही से एक बार समझने का प्रयास करेंगे। सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्म। ठीक है, अपने साथ ऑब्जेक्ट को ले रही है, कर्म सकर्म, अपने साथ ये ऑब्जेक्ट को ले रही है। ठीक है, यानी कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेता है, तब आप ट्रांजिटिव वर्ब जो है सकर्मक क्रिया के रूप में अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेती है। अकर्मक क्रिया क्या है? अकर्म, अपने साथ कर्म नहीं लेता, नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए अकर्मक क्रिया कहलाती है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको शो करेंगे। ये तो चीजें हो गया, क्लियर हो गया। सकर्मक क्रिया यानी कि ऑब्जेक्ट लेगा, और अकर्मक क्रिया इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको एक बार शो कर रहे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में राम इज प्लेइंग विथ फुटबॉल। ओके, अब यहाँ देखिए राम इज प्लेइंग। राम क्या है आपका? सब्जेक्ट हो गया, एज हो गया, प्लेइंग हो गया, ये दोनों आपके वर्ब हो गए। मेन वर्ब और ऑब्जेक्टिव वर्ब दोनों आ रहे हैं एक साथ। ठीक है, फुटबॉल आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ ये क्लियर हो गया, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है, दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल देखिए।
राम इज रीडिंग बाय बुक। अच्छा, बुक से पढ़ रहा है वो। यहाँ भी देखिए राम आपका सब्जेक्ट हो गया, दो क्रियाएं हैं मेरी, बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो बुक है उसके ऊपर कार्य का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, क्रिया हो रही है। ओके, हाँ, सकर्मक क्रिया, राम इज रीडिंग बाय बुक। तो बुक जो है ऑब्जेक्ट हो गया, अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है। ठीक है, पढ़ने का प्रभाव बुक के ऊपर भी पड़ रहा है, खेलने का प्रभाव फुटबॉल के ऊपर भी पड़ रहा है, यानी क्रिया हो रही है, सकर्मक क्रिया हो रही है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इंट्रांजिटिव वर्ब का एक बार देख लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। अब इसका देखिए सीधे नो ऑब्जेक्ट। अब आप एग्जाम्पल देखिए इसका। हमने कहा छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि सीता इज लाफिंग। क्या लाफिंग? क्या लाफिंग? कुछ मिल रहा है आपको यहाँ? ऑब्जेक्ट तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। सीता इज लाफिंग, हमें सब्जेक्ट मिल रहा है, क्रिया मिल रही है, बट ऑब्जेक्ट में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसके कार्य करने का प्रभाव खुद सीता के ऊपर पड़ रहा है। यहाँ पे जो कार्य हो रहा है उसका प्रभाव सीधे सीता के ऊपर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स ये क्रिया अकर्मक हो रही है, इंट्रांजिटिव हो रही है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। सीता इज लाफिंग, सीता इज लाफिंग हो गया। एक मिनट, ये मार्कर भी जैसे यहाँ पे देखिए, डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। इसके भौंकने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? डॉग के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। तो क्रिया जो है सब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव डाल रही है सीधे। इसके भौंकने का प्रभाव कुत्ते के ऊपर ही पड़ रहा है, ना कि ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है। दैट मीन्स क्रिया कर्मक हो रही है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब। ये भी फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और इसको समझना बहुत ही जरूरी है। और ये भी एक वीडियो में ही आएगा, ये अभी पूरा डिक्लेयर नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे हम उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं, थोड़ा बहुत हो जाएगा वो। बाकी जो है अगली वीडियो में उसको जब भी हम बनाएंगे तो अगली वीडियो में इसको फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब और एक हो जाएगा आपका मोडाल, तो वो दोनों आ जाएगी। ठीक है, तो इससे क्लियर हो जाएगा पूरा वर्ब। आगे और भी जो हो जाएगा वो बताना पड़ेगा। तो देखिए, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट, सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट में अंतर क्या है। इसकी सबसे पहले तो इसकी मीनिंग समझ लीजिए। फाइनाइट का मतलब होता है सीमित, सीमित क्रियाएं, और इसका मतलब होता है असीमित क्रियाएं। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब जो होता है इसमें कुछ बाउंडेशन होती है। ठीक है, सीमित होता है, कुछ बाउंडेशन होती है। वो क्या होती है वो देखो। पहला तो टेंस, दूसरा सब्जेक्ट, एंड तीसरा सिंगुलर प्लूरल,
इसकी बेसिस पे ये चेंज होती है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब जो होता है टेंस सब्जेक्ट और सिंगुलर प्लूरल के आधार पे चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। चाहे टेंस हो, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर प्लूरल हो, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट वर्ब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज हो। अब यहाँ पे एक बार देख लीजिए इसको, जैसे मान लीजिए मैंने कहा दे, तो दे के साथ हम क्या लगाएंगे, वो। हमने कहा ही, तो ये के साथ हम वो लगा देते हैं। लेकिन यही क्रिया जब हम पास्ट टेंस में ले जाते हैं तो हमने क्या लगा दिया, वेंट। तो इससे क्लियर हो गया कि ये मतलब चेंज होता रहता है फाइनाइट वर्ब में, लेकिन इनफाइनाइट वर्ब में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें 3 चीजें मेन होती हैं, वो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, लेकिन उसके बारे में अगली वीडियो में ही आपको पता चलेगा, क्योंकि काफी वो इम्पोर्टेंट है और अच्छे तरीके से उसको समझाना पड़ेगा टाइम लेके। तो पहला क्या है आपका, जिरंड। दूसरा पार्टिसिपल हो गया, जिरंड हो गया, पार्टिसिपल हो गया, और एक आपका आता है इन्फिनिटिव। ओके, ये चीजें मेन होती हैं इनमें इनफाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये जो है चेंज होती ही नहीं है, ठीक है। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे इन्फिनिटिव है तो टू रीड लग गया, इसको मैं बाद में ही समझाऊंगी, ठीक है, हो नहीं पाएगा अभी। ओके, आई होप कि जितना समझाया आपको समझ में आ गया होगा, और ना आए तो वीडियो बार बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। Thanks all of you for watching my video and please support Parijat Study. Thanks again.